परिचय पृथ्वी पर सबसे महान शो। मैंने अपने कॉलेज के वर्ष लॉस एंजल्स में एक अच्छे होटल में सेवक के रूप में काम करते हुए बिताए। बार बार आने वाला एक अतिथि एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने 20 साल की उम्र में वाईफाई राउटर्स में एक प्रमुख घटक को डिजाइन और पेटेंट कराया था। उन्होंने कई कंपनियां शुरू की और बेचीं। वह बेतहाशा सफल रहा। उसका पैसे से भी रिश्ता था। मैं इसे असुरक्षा और बचकानी मूर्खता का मिश्रण कहूंगा। वह कई इंच मोटे $100 के नोटों का ढेर ले गया। उन्होंने इसे उन सभी को दिखाया जो इसे देखना चाहते थे और बहुतों को जो नहीं देखना चाहते थे। वह अपनी संपत्ति के बारे में खुले तौर पर और जोर जोर से डींगे हाँकता था। अक्सर नशे में रहता था और उसे हमेशा कुछ भी नहीं मिलता था। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई $1000 नकद दिए और कहा, सड़क के नीचे स्थित आभूषण की दुकान पर जाओ और मुझे $1000 के कुछ सोने के सिक्के ले आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के तकनीकी कार्यकारी और उसके दोस्त प्रशांत महासागर की ओर देखने वाली एक गोदी के पास एकत्र हुए। फिर वे सिक्कों को समुद्र में फेंकने के लिए आगे बढ़े। उन्हें चट्टानों की तरह उछालते हुए वे तर्क करते हुए चिल्लाने लगे कि कौन सबसे दूर तक गया है, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक दीपक तोड़ दिया। एक प्रबंधक ने उसे बताया कि यह $500 का लैंप है और उसे इसे बदलना होगा। तुम्हें $500 चाहिए? कार्यकारी ने अविश्वसनीय ढंग से पूछा और अपनी जेब से नकदी की एक ईंट निकाली और प्रबंधक को सौंप दी। यहाँ $5000 हैं। अब मेरे सामने से हट जाओ और दोबारा कभी मेरा इस तरह अपमान मत करना। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह व्यवहार कितने समय तक चल सकता है, और उत्तर था लंबे समय तक नहीं। मुझे वर्षों बाद पता चला कि वह दिवालिया हो गया था। इस पुस्तक का आधार यह है कि पैसे के साथ अच्छा प्रदर्शन करना थोड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। और व्यवहार सिखाना कठिन है, यहाँ तक कि वास्तव में बुद्धिमान लोगों को भी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, वह वित्तीय आपदा बन सकता है। उल्टा भी सही है। बिना वित्तीय शिक्षा वाले सामान्य लोग अमीर हो सकते हैं यदि उनके पास कुछ व्यवहार कौशल हैं जिनका बुद्धिमत्ता के औपचारिक उपायों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि शुरू होती है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी परोपकारी, निवेशक, चौकीदार और गैस स्टेशन परिचारक थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ था। वह अपने परिवार में हाई स्कूल से स्नातक करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह इस तथ्य से और अधिक प्रभावशाली था कि वह हर दिन कैंपस में हिचकोले लेते थे। जो लोग रोनाल्ड रीड को जानते थे उनके लिए उल्लेख करने लायक और कुछ नहीं था। उनका जीवन लगभग उतना ही कम महत्वपूर्ण था जितना कि वे आते हैं। गैस स्टेशन पर 25 वर्षों तक कारों को ठीक किया गया और 17 वर्षों तक जेसीपीने में फर्श साफ किया गया। उन्होंने 38 साल की उम्र में $12,000 में 2 बेडरूम का घर खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। वह 50 वर्ष की आयु में विधवा हो गए और उन्होंने कभी पुनर्विवाह नहीं किया। एक दोस्त को याद आया कि उसका मुख्य शौक जलाऊ लकड़ी काटना था। रीड की मृत्यु 2014 में 92 वर्ष की आयु में हुई। यही वह समय था जब इस विनम्र ग्रामीण चौकीदार ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। 2014 में 503 अमेरिकियों की मृत्यु हुई। उनमें से 4000 से भी कम अमेरिकियों की मृत्यु के समय उनकी कुल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे।
अपनी वसीयत में पूर्व चौकीदार ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन, स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन। जो लोग रीड को जानते थे वे चकित थे। उसे इतना सारा पैसा कहां से मिला? यह पता चला कि कोई रहस्य नहीं था। कोई लॉटरी नहीं मिली और कोई विरासत नहीं मिली। रीड ने जो कुछ बचा था उसे बचाया और उसे ब्लू चिप में निवेश किया। फिर उन्होंने दशकों तक इंतजार किया, क्योंकि छोटी बचत $8 मिलियन से अधिक हो गई थी। इतना ही। चौकीदार से परोपकारी तक। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति चर्चा में था। रिचर्ड फ्यूस्कोन वह सब कुछ थे जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। एमबीए के साथ हार्वर्ड से शिक्षित मेरिल लिंच के कार्यकारी फ्यूस्कोन का वित्त में इतना सफल करियर था कि वह एक परोपकारी बनने के लिए 40 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए। मेरिल के पूर्व सीईओ डेविड कोमांस्की ने फ्यूस्कोन की व्यावसायिक समझ, नेतृत्व कौशल, ठोस निर्णय और व्यक्तिगत ईमानदारी की प्रशंसा की। क्रेन की बिजनेस पत्रिका ने एक बार उन्हें सफल व्यवसायियों की 40 अंडर 40 इंच सूची में शामिल किया था। लेकिन फिर सोने के सिक्के उछालने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह सब कुछ बिखर गया। 2000 के दशक के मध्य में फ्यूस्कोन ने ग्रीनविच, कनेक्टिकट में 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए भारी उधार लिया, जिसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल, 7 गैरेज थे और रखरखाव के लिए प्रति माह $90,000 से अधिक की लागत आती थी। फिर 2008 का वित्तीय संकट आया। संकट ने वस्तुतः हर किसी की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाया। इसने स्पष्ट रूप से फ्यूस्कोन को धूल में बदल दिया। भारी कर्ज और अतरल संपत्तियों ने उन्हें दिवालिया बना दिया। उन्होंने कथित तौर पर 2008 में एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया, फिलहाल मेरी कोई आय नहीं है। सबसे पहले उनके पाम बीच स्थित घर को जब्त किया गया। 2014 में ग्रीनविच हवेली की बारी थी। रोनाल्ड रीड द्वारा अपनी संपत्ति दान में देने से 5 महीने पहले रिचर्ड फ्यूस्कोन का घर, जहां मेहमान घर के इंडोर स्विमिंग पूल, पारदर्शी आवरण के ऊपर भोजन और नृत्य के रोमांच को याद करते थे, फौजदारी नीलामी में 75% कम में बेचा गया था। एक बीमा कंपनी को लगा कि यह इसके लायक है। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे, रिचर्ड फ्यूस्कोन लालची थे। दोनों के बीच बड़े पैमाने पर शिक्षा और अनुभव के अंतर को खत्म करने के लिए बस इतना ही करना पड़ा। यह सबक रोनाल्ड की तरह अधिक और रिचर्ड की तरह कम नहीं होना है, हालांकि यह बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वे वित्त के मामले में कितनी अनोखी हैं। बिना कॉलेज की डिग्री, बिना प्रशिक्षण, बिना पृष्ठभूमि, बिना औपचारिक अनुभव और बिना किसी संपर्क वाला व्यक्ति किस अन्य उद्योग में सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम प्रशिक्षण और सर्वोत्तम संपर्क वाले किसी व्यक्ति से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? मैं किसी के बारे में सोचने के लिए संघर्ष करता हूं। हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हृदय प्रत्यारोपण करने वाले रोनाल्ड रीड की कहानी के बारे में सोचना असंभव है। या सर्वोत्तम प्रशिक्षित वास्तुकारों से बेहतर गगनचुंबी इमारत को डिजाइन करना। दुनिया के शीर्ष परमाणु इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले चौकीदार की कहानी कभी नहीं होगी। लेकिन ये कहानियां निवेश में घटित होती हैं। तथ्य यह है कि रोनाल्ड रीड रिचर्ड फ्यूस्कोन के साथ सहअस्तित्व में रह सकते हैं। इसकी 2 व्याख्याएं हैं। एक, वित्तीय परिणाम भाग्य से संचालित होते हैं, बुद्धि और प्रयास से स्वतंत्र होते हैं। यह कुछ हद तक सच है और यह पुस्तक इस पर और विस्तार से चर्चा करेगी। या 2, और मुझे लगता है कि यह अधिक सामान्य है कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक सॉफ्ट स्किल है, जहां आप जो जानते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। मैं इस सॉफ्ट स्किल को पैसे का मनोविज्ञान कहता हूं।
इस पुस्तक का उद्देश्य छोटी कहानियों का उपयोग करके आपको यह समझाना है कि पैसे के तकनीकी पक्ष की तुलना में सॉफ्ट स्किल अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं इसे इस तरह से करूंगा जिससे रीढ़ से लेकर फ्यूसकोन तक और इनके बीच के सभी लोगों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मुझे एहसास हुआ है कि इन सॉफ्ट स्किल्स की बहुत कम सराहना की जाती है। वित्त को अधिकतर गणिताधारित क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां आप डेटा को एक सूत्र में डालते हैं और सूत्र आपको बताता है कि क्या करना है, और यह माना जाता है कि आप बस इसे करेंगे। यह व्यक्तिगत वित्त में सच है, जहां आपको 6 महीने का आपातकालीन फंड रखने और अपने वेतन का 10% बचाने के लिए कहा जाता है। यह निवेश के मामले में सच है, जहां हम ब्याज दरों और मूल्यांकन के बीच सटीक ऐतिहासिक सहसंबंध जानते हैं। और यह कॉरपोरेट वित्त में सच है, जहां सीएफओ पूंजी की सटीक लागत को माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज खराब या गलत है। ऐसा है कि क्या करना है, यह जानने से आपको यह पता नहीं चलता कि जब आप इसे करने का प्रयास करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। 2 विषय हर किसी को प्रभावित करते हैं, चाहे आपकी उनमें रुचि हो या नहीं: स्वास्थ्य और पैसा। दुनिया भर में बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ स्वास्थ्य देखभाल उद्योग आधुनिक विज्ञान की जीत है। वैज्ञानिक खोजों ने मानव शरीर कैसे काम करता है इसके बारे में डॉक्टरों के पुराने विचारों को बदल दिया है, और इसके कारण वस्तुतः हर कोई स्वस्थ है। मुद्रा उद्योग, निवेश, व्यक्तिगत वित्त, व्यवसाय योजना एक और कहानी है। वित्त ने पिछले 2 दशकों में शीर्ष विश्वविद्यालयों से आने वाले सबसे चतुर दिमागों को एकत्रित किया है। 1 दशक पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय विषय था। क्या इसका कोई सबूत है कि इसने हमें बेहतर निवेशक बनाया है? मैंने कोई नहीं देखा। वर्षों के सामूहिक परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हमने सीखा कि बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और उन्नत रसायनज्ञ कैसे बने। लेकिन क्या परीक्षण और त्रुटि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ बेहतर बनना सिखाया है? क्या हमारे खुद को कर्ज में डुबाने की संभावना कम है? क्या बरसात के दिन के लिए बचत करने की अधिक संभावना है? सेवानिवृत्ति की तैयारी करें। क्या इस बारे में यथार्थवादी विचार हैं कि पैसा हमारी खुशी के लिए क्या करता है और क्या नहीं? मैंने कोई ठोस सबूत नहीं देखा है। मेरा मानना है कि इसका अधिकांश कारण यह है कि हम पैसे के बारे में उन तरीकों से सोचते हैं और सिखाए जाते हैं जो बहुत हद तक भौतिकी, नियमों और कानूनों के साथ की तरह हैं और मनोविज्ञान, भावनाओं और बारीकियों के साथ की तरह नहीं हैं। और वह मेरे लिए जितना आकर्षक है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। पैसा हर जगह है, यह हम सभी को प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को भ्रमित करता है। हर कोई इसके बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचता है। यह उन चीजों पर सबक प्रदान करता है जो जीवन के कई क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जैसे जोखिम, आत्मविश्वास और खुशी। कुछ विषय अधिक शक्तिशाली आवर्धक लेंस प्रदान करते हैं जो यह समझाने में मदद करता है कि लोग पैसे की तुलना में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे महान शो में से एक है। पैसे के मनोविज्ञान के प्रति मेरी अपनी सराहना इस विषय पर 1 दशक से अधिक के लेखन से बनी है। मैंने 2008 की शुरुआत में वित्त के बारे में लिखना शुरू किया था। यह वित्तीय संकट की शुरुआत थी और 80 वर्षों में सबसे खराब मंदी थी। जो हो रहा था उसके बारे में लिखने के लिए मैं यह जानना चाहता था कि क्या हो रहा था। लेकिन वित्तीय संकट के बाद पहली बात जो मैंने सीखी वह यह थी कि कोई भी सटीक रूप से यह नहीं बता सका कि क्या हुआ या ऐसा क्यों हुआ। इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए इसकी तो बात ही छोड़िए। प्रत्येक अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही ठोस खंडन भी था।
इंजीनियर पुल का कारण निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि यदि किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित मात्रा में बल लगाया जाता है तो वह क्षेत्र टूट जाएगा। भौतिकी विवादास्पद नहीं है। यह कानूनों द्वारा निर्देशित है। वित्त अलग है। यह लोगों के व्यवहार से निर्देशित होता है। और मैं कैसा व्यवहार करता हूं यह मेरे लिए तो समझ में आ सकता है, लेकिन आपको पागल लग सकता है। जितना अधिक मैंने वित्तीय संकट के बारे में अध्ययन किया और लिखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे वित्त के बजाय मनोविज्ञान और इतिहास के चश्मे से बेहतर समझ सकते हैं। यह समझने के लिए कि लोग खुद को कर्ज में क्यों डुबा लेते हैं, आपको ब्याज दरों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता है। यह जानने के लिए कि निवेशक मंदी के बाजार के निचले स्तर पर बिकवाली क्यों करते हैं। आपको अपेक्षित भविष्य के रिटर्न के गणित का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने परिवार को देखने और सोचने की पीड़ा के बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या आपका निवेश उनके भविष्य को खतरे में डाल रहा है। मुझे वोल्टेयर की यह टिप्पणी बहुत पसंद है कि इतिहास कभी भी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा ऐसा करता है। यह इस बात पर बहुत अच्छी तरह लागू होता है कि हम पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। 2018 में मैंने 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रहों और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसे मैंने पैसे के साथ व्यवहार करते समय लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसे धन का मनोविज्ञान कहा गया और 10 लाख से अधिक लोगों ने इसे पढ़ा है। यह पुस्तक इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के कुछ छोटे अंश इस पुस्तक में अपरिवर्तित दिखाई देते हैं। आपके पास 20 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक में वह वर्णन किया गया है जिसे मैं पैसे के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर प्रतिसहज ज्ञान युक्त विशेषताएं मानता हूं। अध्याय एक सामान्य विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन अपने आप में मौजूद हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ा जा सकता है। यह कोई लंबी किताब नहीं है। आपका स्वागत है। अधिकांश पाठक जो किताबें शुरू करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते क्योंकि अधिकांश एकल विषयों को 300 पृष्ठों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि आप 20 छोटे अंक बनाएं, बजाय इसके कि आप एक लंबा अंक छोड़ दें। चलो हम चलते हैं।